हेलो एंड वेलकम। लेटली एक कंसल्टेशन में एक अंकल जी जो लेट 50s और अर्ली 60s में थे, उनका मेरे से एक ही क्वेश्चन था कि बेटा मुझे ये बताओ कि मेरे ओल्ड एज में क्या मुझे कोई पूछेगा कि मुझे ये लोग फेंक देंगे, मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। आजकल जैसे इवेंट्स हो रहे हैं आज आसपास, जैसे बच्चों को अपने पेरेंट्स को नहीं पूछना, डिसरिस्पेक्ट करना, फ्रीडम के नाम पर अपनी अथॉरिटी दिखाना घर पर, पेरेंट्स का ऐसे सोचना बहुत जेन्युइन सा बन जाता है। ऑफ कोर्स मेरा उनसे काउंटर क्वेश्चन था कि अंकल आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, जैसे कि आपके डॉटर इन लॉज ने या सन ने, बेटों ने, दो बेटे थे उनके, किसी ने आपसे मिसबिहेव किया हो या मॉनेटरी लेवल पर धोखा दिया हो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दे बोथ आर वेरी नाइस, माय डॉटर इन लॉज आर लाइक माय डॉटर्स। But guess this is human mentality. With age, when we know we are going to be dependent, we become more paranoid, more skeptical, more apprehensive about things. और उसका कोई रीजन नहीं होता है, जस्ट बिकॉज हम डिपेंडेंट होने वाले हैं। ये नेचुरल सा फिनोमेना हो जाता है। सो आई थॉट हम क्यों ना इस पर बात करें कि एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे देखते हैं कि आपकी ओल्ड एज इतनी अच्छी नहीं जाने वाली है, फिजिकली मेंटली, या आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी से। सो बी प्रिपेयर्ड, फिजिकली जो आपके हाथ में नहीं है वैसे, मेंटली या रिसोर्सफुली अपने पास अपना पैसा रखिए, बिना मतलब खर्चा मत कीजिए क्योंकि बाद में जरूरत पड़ सकती है। लाइफ को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक में बचपन और अर्ली यूथ, एक में यूथ और मिडिल एज, और एक में मिडिल एज और ओल्ड एज की हम बात करेंगे कि कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बेस्ट एंड टफ स्टेज ऑफ लाइफ। मींस तीनों स्टेजेस में हमने कौन सा अच्छा फेस देखा। जैसे यूजुअली हम लोग बात करते हैं ना, हमारा बचपन बहुत अच्छा था, हम अपने यूथ में ऐसे किया करते थे, और ये ज्यादातर बातें ओल्ड एज में ही होती हैं। और अगर ओल्ड एज अच्छी हो तो हम अपने यूथ या चाइल्डहुड की टफ बातें अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड किड्स को बताना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लगन लग्नेश। लगन में अगर नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स हैं जैसे कि सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, तो वो इन जनरल टफ सर्कमस्टांसेस चाइल्डहुड से या विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसे इश्यूज देंगे जिसमें हेल्थ खराब रहना, फैमिली में स्ट्रगल रहना, रुक रुक के काम होना, और किसी ना किसी तरह के लूप होल में, मुसीबत में फंसे रहना। अब आप मुझे बोलेंगे कि अगर शनि या मंगल मेरा कारक या योग कारक प्लैनेट है, फिर भी हम क्या ऐसे बोलेंगे? देखिए फिर ऐसा होगा कि ये आपको टफ सिचुएशन नहीं देंगे, ये मैं नहीं मान सकती। टफ सिचुएशन ये दोनों आपको देंगे, पर वो टफ सिचुएशन से यू विल कम आउट एज अ बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। जब हम बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि पिताजी ने 2 थप्पड़ लगाए थे, इसलिए ही मैंने ग्रोथ देखी। जबकि अगर मंगल अकारक होके आपके लगन को अफ्लिक्ट कर रहे हैं, फिर आप ऐसी बातें करेंगे कि अभी भी कुछ नहीं है, और इनिशियली भी इन लोगों ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, फिजिकली अब्यूज किया मुझसे, जिस वजह से मेरी पर्सनालिटी डिग्रेड हो गई, कॉन्फिडेंस में कमी आ गई, बिकॉज दे अब्यूज्ड मी, दे हिट मी, रोका टाकी की, मुझे बुली किया और मुझे कुछ नहीं मिला। वो हम अकारक मंगल जब अफ्लिक्शन करेगा लगन में तब बोलेंगे। लगन के बाद, क्योंकि लगन में हम बता रहे हैं कि आपको नेचर कैसे सर्कमस्टांसेस, कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसके बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लगन लॉर्ड। लगन लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड हैं, उच्च के हैं, केंद्र त्रिकोण में हैं, अच्छे प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो क्या होगा? सर्कमस्टांसेस आप तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो। वंस यू टच द एज ऑफ 18 19, आपको होश आने लगता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो अच्छा लगन लॉर्ड जो वेल प्लेस्ड है, सिचुएशन की परवाह ना करते हुए अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। वॉट आर यू डूइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए मैं लगन की अफ्लिक्शन को इतना बुरा नहीं मानती हूँ। लग्नेश की स्ट्रेंथ को हमेशा देखा जाता है। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड की, क्योंकि जिनका लक हमेशा उनका साथ देता है वो बुरी सिचुएशन से भी निकल आते हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ऑफ लग्न लॉर्ड। नाइन्थ हाउस अच्छा है, नाइन्थ लॉर्ड स्ट्रांग होके आपसे रिलेशनशिप बना रहा है, तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखेंगे लाइफ में, कहीं ना कहीं से भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। उसके लिए जुपिटर भी अगर स्ट्रांग है तो और अच्छी बात है। अब देखिए ऐसा है कि हार्ड वर्क तो एक रिक्शा पुलर भी करता है, एक अच्छी कंपनी से सीईओ से ज्यादा करता है, एटलीस्ट फिजिकली तो। पर क्योंकि उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स ज्यादा हैं, चैलेंजेस हैं,
लाइफ उसको प्लेटर पे या इजिली कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि नाइन्थ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 10th से 12th है, कर्मों में कमी करता है और भाग्य के साथ आपको सब कुछ देता है, आपका नमेश है। फिर हमें यही कॉम्बिनेशन D4 में चेक करने हैं कि हमारा भाग्य कितना प्रबल है। अगर लगन लॉर्ड का और नाइन्थ लॉर्ड का, इवन फोर्थ लॉर्ड का भी कॉम्बिनेशन D4 में भी बन रहा है, D1 के लगन और नाइन्थ का, या फोर्थ और नाइन्थ का, तो जो लक है वो इन कंटिन्यूटी ओल्ड एज में भी रहता है। या मून जुपिटर एसोसिएशन D4 में हो जाए तब भी आप ओल्ड एज तक लकी रहते हो। वो एसोसिएशन अगर D4 में नहीं बन रही है तो वो सिर्फ इनिशियल हैप्पीनेस को या यूथ की हैप्पीनेस को दिखा रही है और इवेंचुअली तंग करती है। उसके बाद अगर लगन और लगन लॉर्ड दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट से घिरे हुए हैं, दोनों में जान नहीं है, तो थ्रू आउट कंटिन्यूसली किसी ना किसी तरह के चैलेंजेस रहते हैं। रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी कुंडली में कितने अच्छे योगा हैं उसका कोई फायदा नहीं है। बुरे योगा होने के बाद लगन लगन लॉर्ड में मून में स्ट्रेंथ होना इज अ मच बेटर चार्ट देन हैविंग गुड योगास और पिटा हुआ लग्नेश हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है, वो है राशि प्लेसमेंट ऑफ लगन लॉर्ड इन डिविजनल चार्ट। जैसे हम बोल रहे हैं कि नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स हमारी सिचुएशन को टफ बनाते हैं, इसका मतलब है अगर हमारा लगन लॉर्ड मैक्सिमम डिविजनल चार्ट्स में क्रूअल प्लैनेट्स की राशि में जाता है, जैसे कि मंगल की शनि की राशियों में जाता है, तो वो चैलेंजेस थ्रू आउट लाइफ रहेंगे। अगर आप सॉफ्ट प्लैनेट की राशियों में जाते हैं तो मोर कंफर्टेबल और इजी लाइफ होती है। फिर हर प्लैनेट की एक मेच्योरिटी स्टेज है, जैसे जुपिटर की 16, सन की 22, मार्स की 28। सबको पता होगा कि अगर आप मंगलिक हो तो 28 साल के बाद वो तंग नहीं करता, वो एक मेच्योरिटी एज है। उनका जो प्रॉब्लम है उनके कारक तत्व की या लॉर्डशिप की, वो मैनेजेबल हो जाती है। जैसे हम मेच्योर होने के बाद हमारा रिएक्शन नहीं होता है, मतलब कि वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन एंड नॉट रिएक्ट, ऐसे ही प्लैनेट्स करते हैं। तो कोई कॉम्बिनेशन में इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो इस एज के बाद घट जाती है, जहाँ केतु बोलते हैं मैं तुम्हें 45 की एज तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो तुम प्रारब्ध से या पिछले जन्म से लिखवा के लेके आए हो। उसके बाद आपको 11th और 12th हाउस चेक करने हैं। जब हम चेक करते हैं कि पास्ट लाइफ एनालिसिस के लिए, उस टाइम पर 12th हाउस को लगन बना के देखा जाता है और 9th हाउस 9th लॉर्ड को देखा जाता है टू चेक द बैलेंस शीट ऑफ योर पास्ट लाइफ एंड ऑफ कोर्स रेट्रो प्लैनेट्स एंड सैटर्न एंड ऑल। अब क्या हो रहा है कि लगन से पिछले वाले भाव ये बताते हैं कि आपके पैदा होने से पहले सिचुएशन हैप्पी है, अगर वहां पर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, फाइनेंशियली ईज है, कंफर्ट है आपको सपोर्ट करने के लिए बिफोर योर बर्थ। और वहीं सेकंड हाउस का स्ट्रांग होना, सेकंड लॉर्ड में नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स का होना सेकंड हाउस में, वो बताता है आफ्टर योर बर्थ देयर आर इनफ रिसोर्सेज टू सस्टेन यू, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी सस्टेनेंस का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटर पार्ट ऑफ योर यूथ और मिडिल एज की, किनको मुश्किलें आती हैं। देखिए, अगर फोर्थ और फिफ्थ हाउस अफ्लिक्शन में जाता है तो मिडिल एज या यूथ का टाइम, 25 प्लस का टाइम, वो ज्यादा टफ चला जाता है। एक एग्जांपल के लिए, अगर फोर्थ हाउस को अफ्लिक्ट कर रहे हैं 10th लॉर्ड, इसका मतलब ये है कि करियर बनाने के चक्कर में आपको अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो लोग जो होते हैं ना कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो ऐसे लोग होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्म से सीखा है, अपनी विद्या को पहले हासिल करके कर्म की तरफ नहीं गए हैं। अब अगेन अगर मल्टीपल प्लैनेट्स लगन में है, जैसे कि शनि मंगल राहु केतु, वो कॉन्स्टेंटली एंड परसिस्टेंटली डिफिकल्टीज को दिखाते ही दिखाते हैं। वो किस तरह से मैनिफेस्ट करेगी वो देखने वाली बात है। फॉर दैट आप उनकी लॉर्डशिप, उनके सिग्निफिकेशन और डिविजनल चार्ट्स को भी देख सकते हैं। आई रिमेम्बर वन चार्ट जहां पर 3 मेलेफिक प्लैनेट्स लगन में थे, and that guy told me that I have everything under the sun. I seem to be the most luckiest person, पर मैं अंदर से बहुत खालीपन महसूस करता हूँ। अब बहुत कम लोग होंगे जो आपको एक्चुअल सिचुएशन बताएंगे, बट ऐसे केस में लगन लॉर्ड अच्छा होना जरूरी है। फिर मरकरी और मून दोनों, स्पेशली मून हमारे चाइल्डहुड को दिखाते हैं, जेन्युइन हैप्पीनेस को भी दिखाते हैं, वॉट एवर इज द सिचुएशन। मून अच्छा बैठा है तो आप पॉजिटिव ही सोचोगे, इसीलिए शायद मून जुपिटर की एसोसिएशन को बहुत अच्छा माना जाता है। अब अष्टक वर्गा के रूल सबने सुने होंगे।
पर ये थोड़े ट्विस्ट के साथ है, या इनके दो मेथड्स हैं। देखिए, केंद्र जो है वो प्रेजेंट को दिखाते हैं, इसलिए जो केंद्र है वो हमारे चाइल्डहुड को दिखाते हैं। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट 4, 7, 10 हाउसेस के अष्टवर्गा स्कोर को कंबाइन करना है। अगर ये बाकी दोनों स्कोर से ज्यादा है तो बचपन ज्यादा अच्छा होगा। पर ये रूल्स आपको आइसोलेशन में नहीं लगाने, आपको पहले दशाओं के चार्ट का प्रॉमिस वो सब देखना है, साथ में ये रूल्स लगाने हैं। फिर पनफर हाउसेस 2, 5, 8, 11 जो केंद्र से बाद के हाउसेस हैं वो यूथ को दिखाते हैं। यहाँ पर अच्छे स्कोर मतलब कि यूथ में, मिडिल एज में सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मंगल और वीनस भी ऊर्जा को, हैप्पीनेस को, कंफर्ट कन्वीनियंस को दिखाते हैं। इन दोनों का जनरली स्ट्रांग होना अच्छी यूथ की निशानी है, जहाँ पे आपके पास करेज भी है, स्टेमिना भी है, और कंफर्ट कन्वीनियंसेस भी मिल रहे हैं। अब बात रही ओल्ड एज की, उसके लिए हम 3, 6, 9, 12 हाउसेस को देखेंगे। यहाँ कम स्कोर मिलना ओल्ड एज में दिक्कत दिखाएगा। इसके साथ साथ बृहस्पति और शनि जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और वैसे भी वो मेच्योरिटी को दिखाते हैं, इनका पीड़ित हो जाना मीन्स हमारी ओल्ड एज में थोड़ा टफ या चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगी। फिर हम अष्टक वर्गा के ही दूसरे मेथड की बात करते हैं जो ज्यादा चलन में है, जिसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 हाउसेस के स्कोर को ऐड करना कंफर्टेबल चाइल्डहुड दिखाता है, प्रोवाइडेड वो अच्छा स्कोर है। 5, 6, 7, 8 हाउसेस को ऐड करके हम यूथ या मिडिल एज की बात करेंगे, और लास्ट स्टेज के लिए 9, 10, 11, 12 हाउसेस के स्कोर को ऐड करेंगे, और देखेंगे किसका स्कोर सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, ये बताने के लिए कि कौन सी स्टेज सबसे अच्छी जाएगी। मैंने ये भी सुना है कि 1, 2, 3, 4 हाउसेस में ज्यादा प्लैनेट्स मीन्स आप जो ज्यादा एक्टिविटीज हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, आपके फर्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ में होंगे। वहीं अगर लास्ट 4 हाउसेस में ज्यादा प्लैनेट्स हैं तो ओल्ड एज में ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, ज्यादा लोग मिलने को आ रहे हैं, ज्यादा एसोसिएशन बन रही है। बट दशा में से अब एक एक बात हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि कोई प्लैनेट अगर एनिमी साइन में है तो वो ज्यादा बुरा है, या कोई प्लैनेट अगर हार्श साइन में है वो ज्यादा बुरा है। देखिए, मुझे लगता है कि इवन इफ यू आर गोइंग टू हार्श साइन, जैसे मंगल एरीज में जा रहा है, कैप्रिकॉन में जा रहा है, वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू मार्स गोइंग इन एनिमी साइन, क्योंकि वो टफनेस आपको कुछ बना के देती है। एनिमी साइन में सल्किंग की एनर्जी होती है, जहां इवन इफ यू आर कंफर्टेबल बट यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। अब एग्जाम्पल चार्ट से बात करते हैं। लगन एक सॉफ्ट प्लैनेट की राशि राइजिंग है, वो सभी वर्गो राइजिंग के लिए होगा, उसको इंपॉर्टेंस ना देखिए। मेरे लगन में कोई प्लैनेट नहीं है, पर मेरे लगन पर शनि की दृष्टि है, शनि टफनेस प्रोवाइड करेंगे, और वो षष्ठेश भी है। उनको मैं मित्र होने का या पंचमेश होने का बेनिफिट भी देती हूँ। मेरा ध्यान इस तरफ ज्यादा जाना चाहिए कि मेरा लगन लॉर्ड 11th हाउस में है, जहां मुझे वो हाई एस्पिरेशंस प्रोवाइड करेंगे। वहां मेरा संबंध दो अकारक प्लैनेट से हो रहा है, दो फायरी प्लैनेट से हो रहा है इन द वॉटरी साइन, और वो साइन मेरे लिए एनिमी साइन है। तो इससे पता लगता है कि चैलेंजेस शायद इतने ज्यादा नहीं है जितना आप उसको फील कर रहे हो। In spite of going in soft planets Rashi, your association with cruel planets and a Karak planet, and one of them is having hatred towards you, वो मंगल है, अष्टमेश है, और वो आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। अब वो जो तंग करेंगे आपको यूथ में करेंगे। हमने एक और बात बोली थी कि मंगल और वीनस की जो अफ्लिक्शन है वो आपके यूथ में आपको ट्रबल करती है। मंगल हमारे नीच के हैं, वीनस हमारे भाग्य के स्वामी होके। लगन लग्नेश के बाद हमने भाग्य की बात करनी थी। हमारे भाग्येश होके 12th हाउस में एनिमी साइन में मघा नक्षत्र में राहु केतु एक्सेस में है। एंड मघा नक्षत्र, अगर कोई प्रॉब्लम लीनिएज से आ रही है, फादर से आ रही है, फोर फादर से आ रही है, वहां पे नमेश का पीड़ित हो जाना बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन को बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मैं ही हार मान के बैठा हूं, क्योंकि मेरी एसोसिएशन अच्छे भाव में तो है, पर ना अच्छी राशि मिली ना अच्छी एसोसिएशन मिली। अगर ये टफ प्लैनेट्स मेरे मित्र होते तो मुझे वो कुछ करके दिखाते। अब उसके बाद मेरे भाग्येश का पीड़ित हो जाना, मेरे भाग्येश का मेरे से कोई संबंध नहीं बताना, वो और चैलेंजेस को दिखाता है। उससे ऊपर मेरे चंद्रमा का छठे में राहु केतु एक्सेस में होना, मेरे दोनों जलीय ग्रह जो सुख को दिखाते हैं उन दोनों का अफ्लिक्ट हो जाना। इन्होंने मुझे बताया ये एक वेल टू डू फैमिली में ही पैदा हुए थे। इनका ज्वेलरी का फैमिली बिजनेस है, जुपिटर इन द 12th हाउस इन द साइन ऑफ बिजनेस।
और क्या हुआ, इनके पैदा होने के बाद ही रिसोर्सेस में थोड़ी कमी आनी शुरू हो गई थी, पर इतने बुरे हालत नहीं थे। नाउ हियर दशा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जुपिटर तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, काम ठीक ठाक था, हालांकि लोन उस टाइम पर भी लिया था। पर शनि आते हुए लोन ने सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब कर दी। और आप ये भी देखिए कि इनका जो 11th लॉर्ड है वो छठे में जाके अफ्लिक्टेड है, इनका सेकंड लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड है। तो सेविंग्स रखने में भी दिक्कत होना और पैसा कमाने में भी दिक्कत होना। इसलिए इन्होंने अपने यूथ में मेंटल टेंशन और स्ट्रेस इतनी ज्यादा ले ली है कि ये डिप्रेशन और सुसाइड जैसी बातें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स चंद्रमा का कमजोर होना, राहु के साथ प्लेस्ड होना, शनि से दृष्ट होना, वीनस का कमजोर होना, लग्नेश का कमजोर हो जाना, तो और ऊपर से शनि का चंद्रमा के ऊपर से गोचर होना, साढ़े साथ ही चलना, शनि का 11th हाउस 11th लॉर्ड दोनों से ही अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाना, तो ये टफ टाइम को दिखाता है। और शनि का टाइम पीरियड चल रहा है। अगर मैं देखूं तो मरकरी जो मेरे डिविजनल चार्ट्स हैं वो किसी भी भाव में सिर्फ एक D7 को छोड़ के या D60 को छोड़ के क्रूअल राशि में नहीं गए हैं। मोस्टली आई वुड से 6 और 7 आउट ऑफ 10 इनको सॉफ्ट प्लैनेट की राशियां ही मिली हैं। तो सिचुएशन इज नॉट दैट टफ। अगर लोन है भी, उसको उतारने के लिए या उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट ये इनकी इंडल्जेंस ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में ज्यादा हो गई है टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। जहां वीनस 12th हाउस में अफ्लिक्ट होना हमें सेम रीजन दिखा रहा है। अब अगर मैं अष्टक वर्गा के स्कोर कैलकुलेट करूं, जो कि मैंने कैलकुलेट किए, फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ एंड 10th हाउस का 27 33 27 26 को कैलकुलेट करूं तो 113 आता है। सेकेंड 5 8 एंड 11 के स्कोर आएंगे 116, और 3 6 9 12 के आएंगे 108। मुझे सबसे कम स्कोर ओल्ड एज में मिले हैं। मेरे लग्नेश का पीड़ित होना, उसमें जान नहीं होना, चंद्रमा का पीड़ित होना, आने वाली दशा बुध जो कि लग्नेश की है, पीड़ित है, मेरे 11th और सेकंड का एफ्लिक्शन में जाना, इन कंटिन्यूटी डिविजनल चार्ट्स में भी मुझे ऐसा ही कुछ मिलना, तो मुझे डेफिनेटली अपने क्लाइंट को ये बोलना पड़ेगा कि नहीं, अभी ही नहीं, सिर्फ आने वाले टाइम में भी आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। फिजिकली, मेंटली एंड रिसोर्सफुली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको किसी तरह की मुसीबत नहीं आए। ऐसे केसेस में एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजर्स या रेमेडीज से ज्यादा उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। उनको बताना पड़ता है दैट यू नीड टू गो टू द जिम, यू नीड टू गो टू ए साइकेट्रिस्ट, और लाइफ को थोड़ा सीरियसली लीजिए। पर क्या है ना, जब टाइम बुरा आता है तो अच्छे अच्छे लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं जिसमें मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस के स्कोर को टोटल करूं, वो है 27 26 27 33, तो 113, सेम लाइक प्रीवियस मेथड। सेकंड में 114, थर्ड में 110। तो दोनों मेथड्स में सबसे कम स्कोर मुझे ओल्ड एज में दिख रहे हैं। इनका यूथ अभी भी ट्रबल समझा रहा है बिकॉज ऑफ मॉनेटरी इश्यूज, बिकॉज ऑफ इंडल्जिंग इनटू थिंग्स ही शुड नॉट बी डूइंग। अब एक और चार्ट पर बात करते हैं। लगन में कोई प्लैनेट नहीं है, लगन को मंगल देख रहे हैं, पर वो मेरे नवमेष है। लगन लॉर्ड कहाँ गए हैं? लगन लॉर्ड पंचम भाव में है, वक्री है, उच्च के हैं। तो गजब का कॉन्फिडेंस है इनमें, कभी हार नहीं मानी है इन्होंने। अगर मैं ये भी मान लूं कि मंगल शत्रु राशि से या सप्तम में बैठ के मुझे देख रहे हैं, इनके साथ क्या हुआ, एक बात और नोटिस कीजिए कि इनके लगन में पाप कर्तृ योग है। पाप कर्तृ योग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम को दिखाता है। मेरा नवमेष मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, पर वो कौन सी राशि में, कौन से भाव में, कैसी एसोसिएशन में मुझे देख रहा है, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। तो इनको इनफैक्ट डी फेम इनकी फैमिली को फेस करना पड़ा था बिकॉज ऑफ फादर, क्योंकि इनके फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था। घर के बड़े बेटे होने की वजह से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से या टू गेट बैक टू नॉर्मल इनके ऊपर आ गई थी। लगन लॉर्ड में इतनी जान होने की वजह से, वक्रित्व होने की वजह से कि हम हारेंगे नहीं, ये एक सेल्फ मेड मैन है। अगर आप जुपिटर की पोजीशन डिविजनल चार्ट्स में देखेंगे तो मोस्टली सॉफ्ट प्लैनेट्स की राशि में ही है, विच इज अ गुड साइन। हम अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा केंद्र में दिग्बली और उनके पास अभी पक्ष बल भी है।
तो उधर चंद्रमा में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, जो ये दिखाती है कि लाइफ की कोई भी स्टेज हो, आप उसको हैंडल अपने मन से ही करते हैं। सेकेंड और ट्वेल्थ दोनों में मेलेफिक प्लैनेट्स का होना, शनि का ट्वेल्थ हाउस में बैठ के सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट देना जहां पर राहु भी है, इनके बर्थ से पहले या बाद में भी ये इतने रिसोर्सफुल नहीं थे, बल्कि फोर्थ और फिफ्थ में एक एक बेनिफिक प्लैनेट का होना, इन्होंने जो बनाया अपनी मेहनत से बनाया। अब अगर कोई ओल्ड एज में हमसे पूछे कि हमें कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा, उसमें आप देखिए कि दशा कौन सी चल रही है, लगन लगन लॉर्ड में कितनी स्ट्रेंथ है, मून कैसे बैठे हैं, क्या कोई ऐसा योगा इन्वॉल्व है, कोई ऐसा प्लैनेट है जैसे कि सेकंड लॉर्ड, इलेवेंथ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड जो आपको फ्लिक्ट कर रहा है, कोई हाउस है जो बहुत बुरी तरह से फ्लिक्टेड है, तो आप उनको बताइए, आपको वार्न कीजिए उनको कि हाँ आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, आपको ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। लगन लगन लॉर्ड का नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट से सपोर्टेड रहना, वो एक तरह का दृक बल होता है, कहीं ना कहीं से परमात्मा की कृपा रहती है, सपोर्ट सिस्टम रहता है। अगर मैं मेथड की बात करूं अष्टक वर्गा के, तो इनके सबसे कम मार्क्स दोनों मेथड में लास्ट स्टेज में आए हैं, ओल्ड एज में। बट बिकॉज माई लगन लॉर्ड है स्ट्रेंथ, माई मून है स्ट्रेंथ, मैं इनको इतना चिंता करने के लिए नहीं बोलूंगी जितना मैं फर्स्ट चार्ट में बोलती। तो इन शॉर्ट, लगन लग्नेश की इंपॉर्टेंस, मून मून राशि लॉर्ड की इंपॉर्टेंस है, दशा कौन सी चल रही है, कितना सपोर्ट डिविजनल चार्ट्स में हमारे लग्नेश को मिला है, हमारे कारक प्लैनेट्स ऑफ यूथ, ऑफ मिडिल एज, ऑफ ओल्ड एज क्या बोल रहे हैं, और कौन सा हाउस बैडली अफ्लिक्टेड है, कौन सा प्लैनेट एक बैड योगा में इन्वॉल्व है, उसकी मेच्योरिटी एज क्या है। ये सब बातें देख के आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, and how you can come out of it.